आज के चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो अब देखो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और पुराने चैप्टरों से बिल्कुल अलग है। तो मान लो किसी बच्चे को पुराने चैप्टर के कुछ भी नहीं आता, तब भी आप ये चैप्टर कर सकते हो मज़े से, और इसमें आपको 6 नंबर तक की वेटेज एग्ज़ाम में मिल जाएगी। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब बेसिकली ये है कि इसमें बिज़नेस हमारा बंद हो जाएगा और फर्म जो है ख़त्म हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो होता है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से अलग बात है। ठीक है, ये हमने लिखा था, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब तो है कि भाई मान लो एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है या चेंज इन PSR हो रहा है, तो उसमें बिज़नेस चलता रहता है, लेकिन इस चैप्टर में अब बिज़नेस जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है जी। बाकी सेक्शन 39 कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि सभी पार्टनर्स के बीच में डिसोल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है बस। बाकी मुद्दे की बात आपके लिए यही है कि बिज़नेस बंद हो जाएगा। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि डिसोल्यूशन के मोड्स क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से डिसोल्यूशन हो सकता है फर्म का। तो इसमें पहला था म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि हम सब मिल बैठ के आपसी सहमति से फर्म को बंद कर लेते हैं, यानी कि वॉलंटरी डिसोल्यूशन। दूसरा होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन में हो सकता है, जैसे एग्जांपल है कि भाई सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, तो कुछ ऐसी दुर्घटना घटित हुई जिसकी वजह से अब फर्म बंद हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन। तीसरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कभी कभी कोर्ट को लगता है कि भाई इस फर्म को बंद कर देना चाहिए। अब ये कोर्ट खुद डिसाइड करेगी, आपको जज बनने की ज़रूरत नहीं है कि सर ऐसा क्यों। अब मान लो कोई पार्टनर पागल हो जाए, तो कोर्ट को अगर लगता है कि इस फर्म को बंद करना है तो वो कर सकती है। अब आप जज मत बन के सोचना कि सर क्यों, अगर पार्टनर पागल हो गया तो इसमें क्या दिक्कत है। अब वो आपको नहीं सोचना, वो किसको सोचना है, कोर्ट को सोचना है। तो ये कोर्ट को सोचना है कि भाई इस फर्म को बंद करना है। तो कुछ एग्जाम्पल याद रखना। तो कोई पार्टनर अगर पागल हो जाए, कोई पार्टनर अगर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए, कोई पार्टनर कुछ मिसकंडक्ट में गिल्टी पाया जाए, या फिर कोर्ट को जो भी ठीक लगेगा उस केस में कोर्ट चाहे तो फर्म को बंद कर सकती है। तो ये कोर्ट का निर्णय है। बाकी नोटिस देकर भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। नोटिस का मतलब है कि भाई जैसे हमारी पार्टनरशिप एट विल है मान लेते हैं, तो हमने एक नोटिस दे दिया हम सब पार्टनर से मिलकर कि भाई हम ये फर्म को बंद कर रहे हैं, तो भी फर्म बंद हो जाएगी। और इसके अलावा कभी कभी कुछ इवेंट ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से भी पार्टनरशिप बंद हो जाती है। उसमें जैसे एक एग्जांपल हमने ऐसे ही लिखा था, लेट से डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो मान लेते हैं हमने डीड में एक पॉइंट मेंशन करा कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो हम बिज़नेस बंद कर देंगे। तो ऐसे केस में अगर कोई पार्टनर मर गया तो फिर हम बिज़नेस बंद कर देंगे। तो मतलब वो कुछ भी कंडीशन लिखी जा सकती है। तो अलग अलग बेसिकली ये मोड्स हो गए जिससे फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है जी। बाकी फिर हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन लिखा था, सेक्शन 48। सेक्शन 48 में ये था कि हम लॉसेस को कहाँ से सेटल करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि लॉसेस को हम सेटल करते हैं अगर हमारे पास कुछ पुराने रिजर्व्स पड़े हैं, यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर वो कम पड़ जाएंगे तो फिर हम पार्टनर्स के कैपिटल से भरपाई करेंगे, और अगर वो भी कम पड़ जाएगा पैसा, तो लास्टली फिर पार्टनर्स अपने घर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पैसे लाएंगे। खैर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में ये सब चीज़ें नहीं चलती, ये तो थ्योरी के लिए ही है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा सेक्शन ये मैंने कहा था, दूसरा पॉइंट मैंने कहा था रट लेना अच्छे से, कि हम किस ऑर्डर में पेमेंट करते हैं। तो ये सबको याद होना चाहिए। सेक्शन 48 में हम सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करते हैं, उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी पे करते हैं सिक्योर्ड वाली, उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी पे करते हैं अनसिक्योर्ड वाली, उसके बाद पार्टनर का लोन पे करते हैं, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल पे करते हैं, और अंत में अगर कुछ बच जाएगा तो फिर वो पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में पेमेंट्स की जाती हैं। तो ये भी थ्योरी में पूछ लेता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जी आया था, हमने इन सब बातों को समझ के सेक्शन 49, ये छोटा सेक्शन था। सेक्शन 49 में बस 2 टर्म्स सिखाई जाती हैं, एक को बोलते हैं फर्म्स डेट, एक को बोलते हैं प्राइवेट डेट। फर्म्स डेट का मतलब है जो फर्म्स की डेट है, मतलब
पार्टनरशिप फर्म की जो लाइबिलिटियाँ हैं, और प्राइवेट डेट का मतलब है जो पार्टनर की अपनी घर की लाइबिलिटियाँ हैं, पर्सनल लाइबिलिटियाँ हैं। तो इसमें बस हमने एक पॉइंट लिखा था कि अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी है तो वो पहले बिजनेस के डेट को पे करने में यूज़ होगी और फिर प्राइवेट डेट को पे करने में यूज़ होगी। और अगर पार्टनर की अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है तो पहले वो पार्टनर की पर्सनल डेट पे करने के लिए यूज़ होगी और फिर फर्म की डेट पे करने के लिए यूज़ होगी। तो हमने इसका एक क्रक्स लिख लिया था कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसका डेट पहले पे होगा। तो यहाँ तक याद आ गया सबको? चलो अब आते हैं जी अकाउंटिंग पर, जो आपको याद करनी है, अच्छे से रट लेना अगर समझ में ना आए तो भी। तो सबसे पहले जी बैलेंस शीट से हम एसेट्स क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आपको सिखाया था एसेट्स क्लोज करने का मतलब होता है कि बैलेंस शीट से सारे एसेट्स खाली कर देते हैं। तो उसकी जर्नल एंट्री है, बताओ क्या? रियलाइजेशन डेबिट टू जो भी एसेट्स हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि गुडविल भी इंक्लूड होगा लेकिन कूड़ा इंक्लूड नहीं होगा, और कैश या बैंक इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि कैश या बैंक हम अलग से बनाते हैं और कूड़े को पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करते हैं। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स क्लोज हो जाएंगे रियलाइजेशन में। फिर लाइबिलिटीज़ क्लोज करते हैं हम, तो उसकी एंट्री होती है लाइबिलिटीज़ डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या क्लोज हो जाएंगी? सारी आउटसाइड लाइबिलिटियाँ, लेकिन किन्हें क्लोज नहीं करना? पार्टनर के कैपिटल को, पार्टनर के लोन को और रिजर्व्स को, क्योंकि पार्टनर का लोन हम अलग से डील करते हैं, रिजर्व्स पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और कैपिटल भी अलग से डील करते हैं। तो पहले दो पॉइंट तो मतलब बेसिक हो गए। फिर मेन है थर्ड पॉइंट जो याद रखना है, अगर कोई भी एसेट हो, देखो ब्रैकेट में लिखा है रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, मतलब चाहे वो बैलेंस शीट में है या नहीं है, हमें मतलब नहीं है। अगर कोई भी एसेट हमने बेचा, सोल्ड करा, तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, और अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो एंट्री होगी पार्टनर टू रियलाइजेशन। तो ये सबको याद आ गया? ओके। इसी तरह लायबिलिटीज़ चाहे कोई भी हो, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, अगर पे कर दी तो रियलाइजेशन टू बैंक, और अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर ली तो रियलाइजेशन टू पार्टनर, ठीक है। तो ये दो मेन याद रखनी है। फिर हैं जी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो काफ़ी बच्चों के जी का जंजाल होते हैं। उसके लिए आपको एक बेसिक चीज़ पहले ध्यान रखनी है कि इसमें दो टर्म्स होते हैं जी, एक होता है बॉर्न, एक होता है पे। बॉर्न से आप हमेशा डेबिट एस्पेक्ट लिखो, पे से आप हमेशा क्रेडिट एस्पेक्ट लिखो। फर्म अगर बॉर्न करती है तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दो, पार्टनर अगर बॉर्न करता है तो पार्टनर को डेबिट कर दो। बात करें पे करने की, फर्म अगर पे करती है तो बैंक को क्रेडिट कर दो, और पार्टनर अगर पे करता है तो पार्टनर को क्रेडिट कर दो। तो इस कॉम्बिनेशन से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपके 4 केसेस बन सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये होता है कि कभी कभी फर्म किसी पार्टनर को कहती है कि हम तुम्हें तनख्वाह देंगे, कमीशन देंगे या रेम्यूनरेशन देंगे इस रियलाइजेशन के काम के लिए, तो फिर हमें एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ती है जो है रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में आप देख लोगे, कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। बाकी स्टेप्स अपने माइंड में रखने के लिए बताए थे आपको कि कैसे चलने हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करनी है आपको, स्टेप 1। फिर जो भी एसेट्स हैं उन्हें बेच देंगे, स्टेप 2। जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें पे कर देंगे, स्टेप 3। फिर रियलाइजेशन अकाउंट का आंसर आ जाएगा, वो रियलाइजेशन का आंसर हम पार्टनर के कैपिटल में डाल देंगे। फिर कैपिटल अकाउंट को मैच कराएंगे, उसमें जो भी बैलेंस बचेगा वो कैश अकाउंट में डाल देंगे, और फिर लास्ट में कैश अकाउंट बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। तो याद आ गए सबको स्टेप्स? तो ये उसके स्टेप्स थे जिससे जो हमने देखा था कि भाई टैली हो जाते हैं। फिर आओ जी स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स आपको अपने हाथों पर टैटू करवा के या फिर एक जुराब में फर्रे में छुपा के लेके जाने पड़ेंगे ताकि आप इन्हें भूल ना पाएँ। तो पहला पॉइंट तो है, इस चैप्टर में एग्जिस्टिंग गुडविल जो होती है वो पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये इसमें पहला स्पेशल पॉइंट है। पुराने चैप्टरों में तो एग्जिस्टिंग गुडविल हम राइट ऑफ कर देते थे, लेकिन इस चैप्टर में एग्जिस्टिंग गुडविल को भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, ये ध्यान रखना है। पहले इतना ओके हो गया, पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो हमने कोई भी अपना एसेट किसी भी लाइबिलिटी वाले को दे दिया तो उसकी एंट्री क्या होगी? नो एंट्री।
तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है, चाहे कैसा भी एसेट हो, रिकॉर्डेड हो, नॉन रिकॉर्डेड हो, लाइबिलिटी हो, रिकॉर्डेड हो, नॉन रिकॉर्डेड हो, तो वो दे देंगे। बाकी मोहित बाबू पूछ रहे हैं कि सर अगर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल हुई तो ये बहुत ही बेतुका सवाल है मोहित बाबू। अब कौन बच्चा बताएगा कि कोई बिजनेस अगर बंद हो रहा है तो क्या पार्टनर्स बैठ के ये निकालेंगे, चलो यार गुडविल निकालें, हमारा तो बिजनेस बंद हो गया है, आओ। तो डिसोल्यूशन में कोई नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल नामक चीज़ ना तो कभी थी ब्रह्मांड में और ना आने वाले 5000 वर्षों तक कभी होगी, तो इसीलिए आप इससे निश्चिंत रहें, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो 2 पॉइंट ओके हो गए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका लॉजिक भी बताऊंगा मैं क्यों। अब देखो, हमारे बहुत सारे एसेट्स होते हैं और हमारी बहुत सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनके बारे में हो सकता है क्वेश्चन साइलेंट हो, यानी कि क्वेश्चन कुछ भी ना बोले कि हमने इसको कितने में बेचा या हमने इसको कितना पे करा, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही सुनहरा मतलब सुंदर लॉजिक है कि मान लो मेरे पास कोई टेंजिबल एसेट्स है, मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक फर्नीचर है, तो हम ये मान लेंगे, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये जितनी भी इसकी बुक वैल्यू है उस पर बेच दिया होगा। मान लो मेरे पास ये बॉटल है और क्वेश्चन साइलेंट है कि भाई इसका क्या हुआ, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये बॉटल मैंने 10 रुपये में बेच दी होगी, गिवन दैट इसकी बुक वैल्यू 10 रुपये है। तो हम हर एसेट और हर लाइबिलिटी को एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये बेच दिया गया होगा कितने रुपए पर, बुक वैल्यू पर। ये अपने आप एज्यूम किया जाएगा और यही एज्यूम किया जाएगा कि बेच दिया है। हम ये नहीं एज्यूम करेंगे कि पार्टनर ने टेक ओवर करा है, एज्यूम क्या करना है कि हमने इसको बेच दिया है। अच्छा, लेकिन इसमें एक बड़ा ही सुंदर पॉइंट और भी है। अगर मान लो कोई इनटेंजिबल एसेट है तो ये ध्यान रखना, कोई भी बंद होता हुआ बिजनेस, आपको अगर कहूँ मैं कि बच्चों ये बिजनेस बंद हो रहा है, जाओ इसकी गुडविल खरीद लो, तो क्या आप खरीदोगे? नहीं। या ये बिजनेस बंद हो रहा है, जाओ इनके पेटेंट्स खरीद लो, इनके पास कॉपीराइट्स पड़े हैं, जाओ खरीद लो, तो आप खरीदोगे? नहीं। मतलब लॉजिकली माना ये जाता है कि बंद होते हुए बिजनेस के जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनकी कोई सेल वैल्यू नहीं होती। तो इनटेंजिबल एसेट्स के लिए अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो आप मान लेना कि ये हमने मतलब 0 रुपये में बेचे हैं, इनकी सेल वैल्यू 0 है, क्योंकि ये बंद होते हुए बिजनेस के जनरली नहीं बिकते। तो क्लियर हो गया ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हम ध्यान रखेंगे। बाकी आउटसाइड लाइबिलिटी की यहाँ एक लिस्ट लिखवाई थी ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कौन होते हैं और कौन आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होते हैं, वो उधर लिखवा रखे हैं। तो अब देखो जी, आउटसाइड लाइबिलिटी कौन होते हैं? बैंक लोन, क्रेडिटर, बीपी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी थर्ड पार्टी से लोन ले रखा है, ये सब आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं। लेकिन क्या आउटसाइड लाइबिलिटीज़ नहीं है वो भी ध्यान रखने हैं। IFR, WCR, पार्टनर का लोन वो हम अलग से डील करते हैं, पार्टनर की कैपिटल रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेप्ट, ये सब ये आउटसाइड लाइबिलिटीज़ नहीं है। अब आते हैं जी IFR के ट्रीटमेंट पे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में IFR का ट्रीटमेंट बिल्कुल छोटा सा है, इसमें कोई केस कूस कुछ नहीं होता, क्योंकि इस चैप्टर में IFR का ट्रीटमेंट सिंपली ये है कि इन्वेस्टमेंट तो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगी और IFR भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी इसमें कोई केस का नाटक नहीं होता, ठीक है, ओके। WCR लेकिन थोड़ा सा स्पेशल है, तो इसके लिए आप ध्यान से देखना जो आपको लिखवाए थे एग्जाम्पल्स। WCR मान लेते हैं 10,000 का है बैलेंस शीट में और पहले केस में कोई क्लेम या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये WCR किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, ठीक है। पहला केस तो सिंपल। दूसरे केस में मान लेते हैं 4,000 की लायबिलिटी आ गई, तो उस केस में आपको पार्टनर्स के बीच में सिर्फ कितना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? ओनली 6,000। और 4,000 की जो लायबिलिटी है वो आपको पहले अपने रियलाइजेशन में शो करनी पड़ेगी कि भैया देखो 4,000 की लायबिलिटी है, और बाद में उस लायबिलिटी को पे भी करना पड़ेगा। तो डेबिट में इसलिए आप टू बैंक देख रहे हैं 4,000 रुपये। तो ये इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट है।
तो ठीक है, डाइजेस्ट हो गया भाइयों बहनों ट्रीटमेंट। चलो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, अब क्लेम 13,000 रुपए का है, तो अब पार्टनर्स को कितना मिलेगा इस बार? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे रिजर्व में सिर्फ कितने रुपए थे? 10,000। तो इस बार हम पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन इस बार ये ध्यान रखना है कि हम जो लायबिलिटी ट्रांसफर करके शो करते हैं वो सिर्फ शो करते हैं, देखो क्या लिखा है येलो कलर में हाईलाइटेड, अप टू रिजर्व जितना है उतना। तो हम लायबिलिटी कितनी शो करेंगे? इधर जब शो करेंगे क्रेडिट में ओनली 10,000, लेकिन जब पेमेंट करेंगे टू बैंक, देखो तो पेमेंट कितनी करते हैं हम? 13,000 कंप्लीट। तो ये इसमें क्लासिक मतलब केस 3 का ट्रीटमेंट ध्यान रखना है। तो जब रिजर्व से भी ज़्यादा की लायबिलिटी है तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट इस प्रकार से होगा। तो पार्टनर को कुछ भी नहीं देंगे, लायबिलिटी जो ट्रांसफ़र करेंगे वो करेंगे अप टू WCR, लेकिन जो पेमेंट करेंगे वो पूरी करेंगे। तो इससे ऑटोमेटिकली 3,000 का ना लॉस आ जाता है रियलाइजेशन में, जो बाद में पार्टनर के पास पहुंच जाता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद सबसे स्पेशल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पार्टनर के लोन का क्या करना है सर? मान लो ए का लोन है, तो अब ध्यान से सुनना, ए का लोन है 10,000, इसका मतलब है कि हमें ए को 10,000 रुपये देने हैं, ठीक है जी। तो केस 1, अगर ए की कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस तो सबको पता है कहाँ बचता है कैपिटल अकाउंट में? डेबिट साइड, हाँ डेबिट साइड। तो अगर ए के कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो हम ए को 10,000 रुपये का लोन पे कर देंगे। तो पे करने की क्या एंट्री हो जाएगी? ए लोन डेबिट टू बैंक। तो ये तो सिंपल केस है। लेकिन सेकंड केस थोड़ा सा क्लासी है। सेकंड केस में मान लेते हैं कि ए का डेबिट बैलेंस बच रहा है, लेट से 16,000 रुपये। ए का कितना बैलेंस बच रहा है डेबिट में? 16,000 रुपये। इसका मतलब है हमें ए से 16,000 लेने हैं। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट बन गया, अगर आप ध्यान से समझो, कि हमें ए से 16,000 लेने हैं और दूसरी तरफ ए को 10,000 देने भी हैं। तो एक ही आदमी से 16,000 लेने हैं, उसी आदमी को 10,000 देने हैं, तो आप क्या करेंगे? 6,000 ले लेंगे उससे। तो यही बात इसमें केस 2 में इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार जो जर्नल एंट्री हो रही है वो कुछ ऐसी होगी, ए लोन डेबिट 10,000। इसका मतलब है कि हमारी लायबिलिटी जो है ए लोन वाली वो ख़त्म हो गई, और ए से हम सिर्फ कितना कैश ले लेंगे? 6,000। तो इसीलिए कैश डेबिट 6,000 टू ए कैपिटल 16,000, यानी कि ए से हमें 16,000 लेने थे, तो हमने जो लेने थे उसको कैसे एडजस्ट कर लिया? 10,000 तो लोन से एडजस्ट कर लिया और बचे हुए 6,000 उससे कैश ले लिया। तो लॉजिकल है भाइयों बहनों। देखो मान लो आपको मुझे पे करने हैं 10,000, ठीक है, ऐसे सोचना आपको मुझे 10,000 रुपये देने हैं और मुझसे ही आपको 16,000 लेने भी हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर 6,000 दे दो? यही तो होगा भाई सबको क्लियर हो गया पॉइंट। तो आप इसको आराम से घर जाके दोबारा से देखना, समझना, करना। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाता है, तो फिर हम उसके लोन को उसी से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अब फिगर चेंज करता हूँ। मान लो 16,000 की बजाय बच रहा होता, लेट से सिर्फ 4,000 या 6,000, सॉरी हाँ, मान लो सिर्फ 6,000 बच रहा होता, 16,000 की बजाय मान लो सिर्फ 6,000 बच रहा होता कि भाई मुझे 6,000 लेने हैं, तो क्या होता? तो अब दोबारा से कहानी घुमाओ, आपको मुझे 10,000 देने और मुझसे ही आपको 6,000 लेने हैं, तो अब आप क्या करोगे? 4,000 पे कर दोगे। तो देखो इस बार क्या एंट्री बन गई? ए लोन डेबिट, तो 10,000 की लायबिलिटी ओवर, और आप कितना पे कर दोगे? टू कैश 4,000। तो मतलब ये कि केस 2 जो है वो घातक साबित हो सकता है एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ के जाना कि अगर किसी पार्टनर का लोन है, दोबारा समझा रहा हूँ ध्यान से ताकि आप समझ पाओ। तो अगर किसी भी पार्टनर का लोन है और उसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस बच जाए कैपिटल अकाउंट में, तो फिर आपको ये
तिगड़म लगानी पड़ेगी। तो समझ गए क्या तिगड़म लगानी पड़ेगी? ठीक है जी। तो ये हो गए स्पेशल पॉइंट लोन वाले। बस फिर तो खैर सवाल हमने करे थे, वो आपको मैं बता देता हूँ कौन से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे क्वेश्चन 26 आप मार्क कर सकते हो। तो जब आप रिवीजन करो तो बुक से एक 26 कर सकते हो, है ना। ये कंप्लीट क्वेश्चन था लेजर बनाने का। इसमें देखो रियलाइजेशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट बना और वो टैली हो गया। और देखो इसमें कि वो वाला पॉइंट भी आया, इसमें सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल एसेट था, है ना। तो इसकी हमने सेल वैल्यू कितनी एज्यूम करी? निल, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट की सेल वैल्यू क्या हम एज्यूम करते हैं? निल, ठीक है ना। इसी तरह आप एक 28 भी मार्क कर सकते हो। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कंप्लीट क्वेश्चन था। इसमें जर्नल एंट्रीज करवाई थी उसने। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसमें जर्नल एंट्रियां हो रही हैं। पहले एसेट क्लोज हुआ, लाइबिलिटी क्लोज हुई, एसेट बेचा, लाइबिलिटी पे करी, प्रॉफिट आ गया, फिर कैपिटल से अमाउंट पे कर दिया, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए। इसके अलावा ये सब बेसिक क्वेश्चन मतलब हर तरह के कवरेज के हैं। बाकी आप एक 38 मार्क कर लो, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको पार्टनर का लोन, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के करंट अकाउंट, अगर सब कुछ होगा वो भी सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। हालांकि डिसोल्यूशन में ये ध्यान रखना, एक पॉइंट यहीं समझा देता हूँ, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया तो आप करंट अकाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? कैपिटल अकाउंट में। दिखाता भी हूँ पोस्टिंग। तो डिसोल्यूशन के अंदर हम करंट अकाउंट के बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखो हाथ का निशान हरे रंग का सी सिंबल, ठीक है, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया, अब करंट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं, बाकी प्रोसीजर सेम। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपके मतलब रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। इसी तरह 39 इसको भी आप मार्क कर लो, एक रिवीजन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पार्टनर का लोन भी है, इसमें रिजर्व भी है। इसमें एक पार्टनर का लोन अगर आप देखोगे तो एसेट में भी नज़र आ रहा है, मतलब इसमें ये भी एक यूनिकनेस हो गई कि हमने पार्टनर को लोन दिया भी है 10,000 का। तो सर इसका क्या होगा? दिखाओ ज़रा, लोन टू शोभा का हमने पार्टनर को 10,000 लोन दे भी रखा है। तो देखो इसका कोई पॉइंट इसमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, कहाँ है? चलो यहाँ देख लो, ये रहा सितारा हाथ का निशान। तो हमने शोभा को लोन दे रखा था 10,000, तो शोभा ने वो लोन के पैसे देखो हमें दे दिए, तो हमने सीधा अपने कैश को या बैंक को डेबिट कर दिया। तो मतलब हमें शोभा से 10,000 मिल गए। तो देखो उसकी पोस्टिंग आपको यहाँ ऐसे नज़र आ रही। तो इस क्वेश्चन में भी आपको मतलब यूनिकनेस नज़र आएगी। अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। बाकी इसके बाद 40 भी आप एक मार्क कर सकते हो, ये अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। इसमें सारे वही पॉइंट्स हैं, कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट बनवाना था, कैपिटल अकाउंट था और 2 चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद देखो अब जर्नल एंट्री के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमसे पूछ सकता है। बाकी देखो जैसे 42 क्वेश्चन जो है इसके अंदर उसने क्या कर रखा था, इसमें उसने बैलेंस शीट दे नहीं रखी थी। इस क्वेश्चन में उसने बैलेंस शीट खुद से बनाकर नहीं दे रखी थी, उसने उसको इन्फॉर्मेशन की तरह लिख कर दे दिया था। तो अगर आपको लिखकर इन्फॉर्मेशन देता है तो फिर आप बैलेंस शीट अपनी खुद बना सकते हो, जैसे हमने इस क्वेश्चन में बनाई थी। तो आप 42 को भी अगर लिखना चाहते हो तो एक बार लिख लेना, उसमें हमने यही चीज़ डिस्कस करी थी। तो बैलेंस शीट हमने खुद बनाई थी, बाकी तो फिर सॉल्यूशन सिंपल था। अच्छा देखो अब 3-3 नंबर के 4 नंबर के एग्जाम में जो छोटे जर्नल एंट्री के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आपको 2-3 पॉइंट्स दे देते हैं और कहते हैं जर्नल एंट्री करो। तो आप 3rd क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एंट्रियां करनी थी। इसके अलावा आप 8th क्वेश्चन को भी मार्क कर सकते हो। इसमें भी देखो हमें H पॉइंट्स दे रखे हैं, सबकी हमें अलग अलग जर्नल एंट्रियां करनी थी। तो दिखाता हूं आपको, देखो इस तरह से फिर हमें हर पॉइंट की अलग एंट्री करनी पड़ती है। फिर आप इसके बाद 16 भी मार्क कर सकते हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह का 4 नंबर का आता है। इसमें भी आपको 4 पॉइंट्स दे देता है और आपको चारों की एंट्रीज करनी पड़ती है, ठीक है ना। बस तो मतलब जब आप डिसोल्यूशन की प्रैक्टिस करो
तो ये है बेसिकली पूरे चैप्टर में। तो 2 वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में सेम रहता है। ठीक है, चलो, तो मतलब ये कहानी है डिज़ो की।